क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 25 जून का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। देखिए, यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन। देखिए, यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। ईपीएफओ की तो डेट भी आ गई, 5 सितंबर से एग्जाम, 5 सितंबर को एग्जाम है और सिर्फ टेस्ट सीरीज का ही पेड ग्रुप चालू है। आप लोग जानकारी लेने के लिए कॉल कर सकते हैं इन दो नंबर्स पे। देखिए, 8564880530, 9696066089 पर। देखिए, हमारा इंस्टाग्राम पे भी चैनल आ चुका है। इस पे देखिए क्या है कि आपको जो पेड पीडीएफ होती है उनकी पिक्स यहाँ पे मिल जाती हैं। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज ओनली करंट अफेयर हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, ठीक। और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज मेन चैनल है। अगर सिर्फ यूपीएससी पे आपका फोकस है तो ओनली यूपीएससी अगर आप लिखोगे टेलीग्राम पे आके तो भी आपको ये वाला चैनल यूपीएससी संबंधित मिल जाएगा। आज के टॉपिक जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो देखिए ये वाले हैं। डेल्टा प्लस, देखिए डेल्टा वेरिएंट इंडिया में पाया गया था, ठीक। डब्ल्यूएचओ क्या कर रहा है कि वो किसी देश के नाम पर ना डाला जाए कोई वेरिएंट, तो वो इस तरीके के ग्रीक लेटर्स होते हैं ना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा पीटा जीटा, ये सब पे नाम दे रहा है। तो अब डेल्टा प्लस आ गया है, तो मतलब इसके बारे में क्या जानकारी, सारी चीज़ें देखेंगे डिटेल में। और देखिए, भारत और अमेरिका के बीच में पैसेक्स यानी पासेज करके जो है नेवी की एक्सरसाइज होती है वो हुआ है। अच्छा, ये अमेरिका के साथ अभी हुआ, वैसे जापान के साथ भी अलग अलग कंट्री के साथ होता रहता है। रिक्यूजल ऑफ जजेस, मतलब जजेस ने कह दिया कि हम ये वाला केस नहीं लड़ेंगे। क्या चीज़ है देखेंगे, किन किन केसेस में नहीं लड़ता है। दूसरा ये है आपका चौथा वाला जो टॉपिक है आज का, व्हाट इज रैंक्ड चॉइस वोटिंग। मतलब रैंक दी जाती है, अगर 5 लोग लड़ रहे हैं तो उनको रैंक दे दी गई, इसको पहले को मान लीजिए दूसरा तीसरा, इस तरीके की रैंक करना। जैसे वो होता है अपना सिंगल प्रेफरेंशियल वाला जो होता है ना, वोटिंग वाला, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में होता है, वाइस प्रेसिडेंट के वो वाला, और इनडायरेक्ट राज्यसभा के मेंबर्स में होता है। न्यू डॉपलर राडार महाराष्ट्र में लगाए जाने मौसम विभाग ने कहा है, ठीक। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। डॉपलर राडार क्यों महाराष्ट्र में, हर साल वेदर को फोरकास्ट करने के लिए, पहले समझ सकें, प्रेडिक्टेबल डिसीजन ले सकें। देखिए, डेल्टा प्लस जो वेरिएंट आया है कोरोना वायरस का, इसके बारे में अभी क्या हुआ है, 23 जून को करीबन 40 केस हमारे डेल्टा वेरिएंट के पाए गए भारत में, ठीक है। और ये काफ़ी तेज़ी से अपने आप को बदल रहा है, उत्परिवर्तन कर रहा है, और साथ ही साथ काफ़ी तेज़ी से ट्रांसमिसेबल भी है, ठीक। एडवाइस करता है स्टेट को कि इंक्रीज टेस्टिंग। यहाँ पे केंद्र ने एडवाइस किया है कई राज्यों से कि आप भैया टेस्टिंग बढ़ाओ, और ये देखो कि ये डेल्टा जो वाला जो है डेल्टा प्लस, ठीक। जैसे और चीज़ें होती ना, जो होते हैं कि प्लस लगा देते हैं, स्प्लेंडर गाड़ी आई, स्प्लेंडर प्रो आ गई, प्लस आ गई, इस तरीके से। तो डेल्टा ये प्लस हो गया, ये ज़्यादा ट्रांसफरेबल है, तो इसको थोड़ा सा देखने की वाली बात है। डेल्टा प्लस क्या है, एक सब लीनेज है आपकी वही डेल्टा वेरिएंट की। ये पहली बार इंडिया में देखा गया था, कौन सा, डेल्टा वाला। अब इसका जो म्यूटेशन है स्पाइक प्रोटीन वाला, जो मैंने हमेशा आपको बताया, ये जो कोरोना इतना ज़्यादा पहले भी था, लेकिन नोवल कोरोना वायरस है। नोवल क्या है, ये जो स्पाइक्स हैं, ये कांटे जो लगे हुए हैं, इसकी वजह से आसानी से सेल में जाता है, वहाँ जाके रेप्लिकेट कर सकता है, और इसी स्पाइक्स पे ही पूरा ज़्यादातर जो है वैक्सीन और सबका जो है वो भी है, फोकस भी है कि इसको ख़त्म किया जा सके, ताकि एक तरीके से बहुत ही निर्जीव टाइप का हो जाए, ज़्यादा परेशान ना कर सके। तो स्पाइक प्रोटीन जो है इसमें अब म्यूटेशन कर रहा है वो, जिसका कि नाम है K417N, ठीक। और ये बीटा वेरिएंट में भी पाया गया था इस तरीके का म्यूटेशन, जो साउथ अफ्रीका में पहले देखा गया था, ठीक। और कुछ साइंटिस्ट ये भी कहते हैं, इनको ये भी मतलब परेशानी है या वरी है कि ये जो है आपका कपल ना हो जाए, जो बीटा वाला है या फिर डेल्टा वाला है, ऐसा तो नहीं है आपस में भी आप कपल्ड हो रहे हो। तो ये अगर ऐसा बन गया तो पता नहीं क्या ही एक भयंकर चीज़ बन सकती है, जो कि और ज़्यादा तेज़ी से ट्रांसफरेबल हो जाए, ठीक। एक जगह से दूसरी जगह जो है ज़्यादा तेज़ी से पहुंच सके, एक से दूसरे में भी ज़्यादा तेज़ी से पहुंच सके। तो जो म्यूटेशन है K417N हैज़ बीन इंटरेस्ट, काफ़ी ज़्यादा इसको देखा गया है जब से बीटा में देखा गया था। बीटा वेरिएंट में, बीटा वेरिएंट का लाइनेज क्या था, B.1.351, ठीक। डेल्टा वाले का क्या था, कमेंट करके बताइए। वॉज रिपोर्टेड काफ़ी इम्यून सिस्टम को जो है ये जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है, प्रतिरक्षात्मक जो तंत्र है, उसको निष्क्रिय कर देता है, ठीक। ये K417N वाला अब ये डेल्टा में भी देखा गया है, तो और ज़्यादा जो है इसने परेशानियां बढ़ा दी हैं, ठीक। और K417 जो है ये इसलिए जाना जाता है कि ये जो आपका जो प्रभावकारिता है
क्लोनल एंटीबॉडी जिसके बारे में अभी उन लोगों ने पढ़ा भी था, उसको भी कम कर देता है। हम अभी देखिए ये 16 जून तक 197 केसेस मिले हैं डेल्टा प्लस के, ठीक, 11 कंट्रीज में, ब्रिटेन, कनाडा, इंडिया, जापान, नेपाल, पोलैंड, पोर्टुगल, रशिया, स्विट्जरलैंड, टर्की, यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट्स में पाए गए हैं डेल्टा वेरिएंट के। भारत ने कहा है कि 40 केस जो पाए गए इंडिया में वो आपका महाराष्ट्र, केरला, मध्य प्रदेश से पाए गए और इसमें ज़्यादा मतलब सिग्निफिकेंट प्रेवलेंस इंक्रीज नहीं देखा गया है, लेकिन फिर भी हम इसको चेक करेंगे, ज़्यादा टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे कि इसकी क्या भैया वैक्सीन जो है इस वाले म्यूटेशन को कम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। WHO ने वैसे भी डेल्टा वेरिएंट को जो है आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया है, ठीक भैया। इसको अतिरिक्त उत्परिवर्तन के साथ में इसको देखा गया है, काफ़ी तेज़ी से म्यूटेशन कर रहा है, ठीक। और जो अभी अगर आप देखा जाए तो ये कोई बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है ये वाला जो वेरिएंट है, ठीक। जो ये काफ़ी मतलब वैसे तो स्मॉल फ्रैक्शन में ही है, लेकिन जो ये है काफ़ी तेज़ी से फैल सकता है ना। तो मान लीजिए अभी कंसर्न में नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा, बहुत तेज़ी से फैल जाएगा। तो उसको पहले जो आ रहे हैं केसेस उनको अच्छे से टेस्टिंग वेस्टिंग करके उनको वहीं पे और वैक्सीनेशन ढूंढो उसकी भी, ये वाली बात है। मतलब वैक्सीनेशन उसको भी न्यूट्रलाइज कर सके डेल्टा प्लस वालों को, ठीक। और अनदर वेव ऑफ इन्फेक्शन इंडिया में ला सकता है फ्रॉम द वर्ल्ड वर्सेस इन केसेस ओनली रिसेंटली। अभी हम लोग तो काफ़ी झेले थे ना, तो इसको देखना है पहले से ही। मतलब पिछली बार की तरह हमें क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं करना है कि क्राइसिस आ गया तब हम मैनेज कर रहे हैं उसको। हमें ये करना है कि पहले से तैयार रहें, ठीक। जैसे कोविड-19 के कई सारे जो WHO ने लेबल लगाए हैं, अल्फा वेरिएंट यूनाइटेड किंगडम, ध्यान रखना, बीटा वेरिएंट साउथ अफ्रीका, गामा वेरिएंट ब्राज़ील, डेल्टा कहाँ देखा गया? इंडिया में। इंडिया डेल्टा के अलावा ये तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अभी देखा गया है कई सारे मल्टीपल कंट्रीज में, आगे आके हो सकता है बढ़ सकता है। तो इसमें कप्पा जो है वो भी इंडिया का है, ये ध्यान रखना बस आप लोग, ठीक। डेल्टा और कप्पा। अगला जो हमारा देखिए टॉपिक है वो है इंडिया और यूएस के बीच में पैसेक्स, ठीक है। पैसेज यानी पासेज एक्सरसाइज, मतलब जैसे साउथ चाइना सी है तो इसके थ्रू जो है दोनों नेवीज जो है पास कर रही हैं, ठीक, जा रही हैं अपना जो है पेट्रोलिंग कर रही हैं, या फिर जो है इस तरीके से यूएस का, फिर जापान के साथ हो गया, तो और के साथ भी होता है, ध्यान रखना। पैसेक्स वाली जो है ये सिर्फ इंडिया और यूएस के बीच में ही नहीं होती है, याद रखना। अब इसमें नेवल है, नेवल शिप्स जाते हैं जो है इस तरीके के इंडियन ओशन से निकल रहे हैं या फिर कहीं और जगह से निकल रहे हैं, तो कोई रोके नहीं। इंटरनेशनल जो रूल्स हैं, अनक्लॉज है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉज ऑन सीज, ठीक। क्या जो समुद्र के, जो महासागर के जो लॉ हैं उसके अनुसार चलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं पास किया था। तो इंडिया की भी नेवी के भी जो शिप है वो यूज़ हुए। मैरीटाइम पेट्रोलिंग, और देख रहे हैं वही पेट्रोलिंग की जाती है एक तरीके की, और आपका एयरक्राफ्ट से भी पेट्रोलिंग करी जाती है, पेट्रोलिंग पारगमन किया जाता है, ठीक, पारगमन। तो ये चीज़ें हैं। और यूएस की तरफ से रोनाल्ड रीगन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने जो है इंडियन ओशियन के थ्रू निकले और ये सारी चीज़ें हुई यहाँ पे। इंडिया की तरफ से कौन सा था? आईएनएस कोची और तेग था, और P8I और MiG-29 के एयरक्राफ्ट भी था। नेवी में हवाई जहाज भी होते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो पेट्रोलिंग करने के लिए काम आता है, ठीक। बस उसका ये काम होता है कि जो महासागर है उनको जो है, जो हाई सीज है, जो आपका इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होते हैं 200 नॉटिकल माइल्स, उसके बाद जो है वो पूरी निगरानी उन्हीं करते हैं, ठीक। तो यूएस नेवी जो है ये सारी चीज़ें हुई, और सुखोई और इन सबका पार्टिसिपेशन रहा, पेट्रोलिंग करी गई एयरक्राफ्ट की, और दूसरों को दिखाया गया कि भाई साहब हम हैं, ठीक। तो इसलिए जरा बच के रहिए चाइना वाइना के ऊपर, मतलब एक तरीके से ये लोग कंट्रोल और मतलब उनको दिखाते रहते हैं कि चाइना ज़्यादा एग्रेशन, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा जो है बता देगा साउथ चाइना सी मेरा है, कल को बता देगा इंडियन ओशन मेरा है, परसों को बता देगा जो है आपका पूरा पूरा जो है वर्ल्ड का पानी मेरा है। तो इसलिए चाइना के थोड़ा एक्सपेंशनिस्ट जो है पॉलिसीज़ रहती हैं। तो वैसे ही जैसे घर की निगरानी करते हैं लोग, वैसे ही यहाँ पे भी किया जा रहा है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें थी, बस मेन काम यहाँ पे यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा ओपन जो भी सीज़ हैं, महासागर हैं, वो सभी के लिए ओपन रहे, समावेशी रहे, सभी का रोल होना चाहिए, रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर रहना चाहिए। 2 दिन की एक्सरसाइज थी, मैरीटाइम समुद्री जो है ऑपरेशंस में किए गए, कई सारे जो है इसमें हेलीकॉप्टर, एंटी सबमरीन एक्सरसाइजेज, ये सब करी गई इसमें, ठीक है।
और इसमें देखिए प्रीवियस पैसेक्स जो एक्सरसाइज हुई है यूएस के साथ में, जैसे अक्टूबर लास्ट ईयर हुई थी, जुलाई में हुआ था ये, ठीक है। और यूएसएस का जो है यूनाइटेड स्टेट्स का ही निमिट्स नाम से एक है, जो कि साउथ चाइना सी और स्टेट ऑफ मलक्का, ठीक है, जलडब्रू मध्य जो होता है ये मलक्का वाला। और स्टेट से संबंधित मेरा एक पूरा वीडियो पड़ा हुआ, उसको देख लो। कोई भी आपका जो है उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आ नहीं सकता, अब सारे क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाएंगे। इसमें मतलब वही है फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की, आराम से हम फ्रीडम नेविगेशन कर सकते हैं आपका ओपन सीज में, महासागर में। कोई क्लेम नहीं कर सकता कि यहाँ से मत निकलो। अच्छा, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत और अमेरिका जो है उसके बीच में जो अभ्यास होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे इसको याद करने की जरूरत है। युद्ध अभ्यास नाम ही है ये आर्मी का, यूएस और इंडिया के बीच में। कोप इंडिया एयरफोर्स यूएस और इंडिया के बीच में, वज्र प्रहार आर्मी का है यूएस और इंडिया के बीच में, रेड फ्लैग यूएस का है ये। मल्टीलेटरल मतलब कई सारी इसमें कंट्रीज आती है, एयर एक्सरसाइज है रेड फ्लैग। मालाबार एक्सरसाइज जो होती है इसमें आपका नेवल एक्सरसाइज है, इसमें इंडिया यूएसए और जापान जो है पार्ट लेते हैं। ठीक, अब देखिए अगला जो है कि न्यायाधीशों का बहिष्कार, मतलब कि रिक्यूजल ऑफ जजेस। दो अभी क्या है संदर्भ समझ लेते हैं। दो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, इंदिरा बनर्जी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस। इन्होंने ये कहा है कि जो वेस्ट बंगाल से संबंधित जो केसेस हैं उनको हम नहीं सुनेंगे, उनकी सुनवाई नहीं करेंगे। अब देखो ये क्यों, क्योंकि इसके बीच इन्होंने ये कहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मतलब हितों का टकराव है। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो वैसे तो ये सरनेम और ये सब कुछ नहीं होता, बट यहाँ देखो ये बनर्जी हैं और ये बोस हैं, दोनों ही वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हम केस इनका देखेंगे, हम जज बनेंगे, तो हो सकता है कि हम कुछ बायस हो जाए, कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं। ठीक, तो हम इससे बढ़िया ये है कि हम इस पे जो है जजमेंट करें ही ना, हम इसकी जो है देखे ही ना, मतलब कोई जो है सुने ही ना, इसकी सुनवाई को समझे ही ना। ठीक, तो ये वाली चीज होती है, इसको बोलते हैं रिक्यूजल ऑफ जजेस। कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है, हितों का जो है टकराव हो रहा है। अब इसमें कई सारी चीजें होती है, मान लीजिए रिलायंस से किसी का, जैसे जो पहले चीफ जस्टिस कार्डजू थे, आपने नाम सुना होगा, काफी न्यूज में रहते हैं कई कई बार। तो इन्होंने जो है रिलायंस का कोई केस था तो वो लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं और शेयर्स होने की वजह से मुझे नहीं लगता कि, कहते हैं कि मैं, हो सकता है कि मैं अपना जजमेंट देने में कुछ बायस्ड हो जाऊं, पक्ष लेने लगूं, तो इसलिए मेरा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए मैं नहीं रहूंगा। तो ये ऐसे केसेस में जो है और भी कई चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं अभी देखेंगे। तो उनकी वजह से लोग जो है जजेस कह देते हैं कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। ये पूरी कहानी है इसमें। एक और इससे पहले जो है डिजिटल जो आईटी रूल्स अभी आए हैं डिजिटल मीडिया वाले, इससे संबंधित भी अनूप भंबानी जी ने जो है अपने आप को कहा था कि हम नहीं इसको केस पे जो है जजमेंट दे पाएंगे। ठीक, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाए तो जज जो है विड्रॉ कर सकता है। अगर उसको ये लगता है कि जो है कुछ उसको बायसनेस हो सकती है डिसाइड करने पर केस के कि जजमेंट क्या दिया जाए, तो कुछ बायसनेस हो सकती है, पक्षपात। ठीक, जो वैसे ही है जैसे कोई जो है बाप या माँ अपनी बेटे या बेटी के लिए अगर जजमेंट दे रहा तो बायस हो जाएगा ज़्यादातर दूसरे के, अगर आप कंपैरिजन में देखोगे तो। ठीक, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किस में हो सकता है, हितों का टकराव जो है, शेयर्स खरीद रखे हैं कंपनी के, या फिर कोई प्रायर पर्सनल एसोसिएशन है, कोई भाई भतीजाबाद या कुछ है, तो फिर नहीं करना चाहिए। कानून की देखिए ये है क्यों, जरूरत क्यों है, ताकि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो सके। ठीक, कानून की उचित प्रक्रिया हो सके, और साथ ही साथ नो बडी कैन जज, और मतलब यह है कि जज कोई भी अपना ही केस जज नहीं कर सकता है, तो इसलिए भी जो है यहाँ पर अपने जजेस जो है छोड़ देते हैं, कहते हैं कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं इसको सुनेंगे, हम पक्ष ले सकते हैं किसी एक उसका, तो अनबायस्ड होके नहीं हो पाएगा जजमेंट, ये चीज़ है। और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है ये इसमें ये भी हो सकता है कि भैया वो मतलब जज का काम क्या है कि उसको फेयर, ठीक है ना, निष्पक्ष होके काम कार्य करना है, और अगर नहीं कर पा रहा तो भैया हट जाओ, रिक्यूज कर लो अपने आप को। एक और वो हो सकता है कि अपने आप को जजेस रिक्यूज कर ले। मान लीजिए देखिए कोई जज था हाई कोर्ट में, उसने कोई डिसीजन दिया, अब वो जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, अपग्रेड वो हो गया आपका। ठीक, अब वो वहां से हाई कोर्ट में जो जजमेंट दिया था इस पर्टिकुलर जज ने, उस पर अपील हो गई, सुप्रीम कोर्ट में आ गया, और यही जज फिर से अगर इसके पास ये केस आ जाता है, तो ये जज कहेगा कि यार हमने खुद ही दिया था जजमेंट, तो हम अपने जजमेंट को कैसे गलत ठहराएं।
तो ये वहाँ से हट सकता है। प्रोसेस वही है कि जज अपने बोल भी सकता है, अगर एक बार उसने रिक्वेस्ट डाल दी तो हो सकता है कि वो रिक्वेस्ट माने ना माने, ये भी चीज़ है। ठीक, कुछ सर्कमस्टांसेस देखा गया है कि इफ ए जज रिक्यूजेज अ केस इज लिस्टेड जस्ट चीफ जस्टिस, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है मास्टर ऑफ रोस्टर होता है, तो नई फ्रेश बेंच बना के किसी और को दे देंगे। कोई इसमें देखिए फॉर्मल रूल्स नहीं है, ठीक, फॉर्मल रूल्स नहीं है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि कई सारे केसेस में जजमेंट में बोल बताया तो इसके बारे में, लेकिन कोई फॉर्मल रूल बना नहीं है। ठीक, रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये हो सकता है कि पक्षपात कर दे जज, तो इसलिए जो है वो रिक्यूज कर दे तो ज्यादा अच्छा है। और जज क्या रिफ्यूज कर सकता है रिक्यूज करने के लिए, मतलब कि वो ना ही छोड़े, मान लीजिए किसी ने जजमेंट दिया वो वाले केस में, जैसे अभी देखा हम लोग हाई कोर्ट वाले में, और फिर केस आ गया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये भी जज बन चुका है, तो वो हो सकता है ना भी छोड़े, तो बिल्कुल नहीं भी छोड़ सकता है। ठीक, क्योंकि फॉर्मल रूल्स नहीं है इसलिए। ठीक है, और एक बार रिक्वेस्ट बोल दी तो उसके बाद रिक्यूज करे ना करे उसके जज के ऊपर है। और कई सारे उसमें देखा गया है कि इंस्टांसेस में कि जजेस ने जो है छोड़ दिया, ठीक, छोड़ दिया सिर्फ संदेह, किसी और के संदेह करने पर भी। और कई वाले इंस्टांसेस में देखा कि जजेस ने छोड़ा भी नहीं, कहा कि हम नहीं, हम तो करेंगे जजमेंट इस पे। ठीक, 2019 में देखा गया अरुण मिश्रा जी ने जो है रिफ्यूज कर दिया था रिक्यूज करने से, जब उनका एक जजमेंट जो है हाई कोर्ट में जो दिया था वो सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उन्होंने कह दिया नहीं नहीं, हम फिर से देंगे जजमेंट इसमें। ठीक, तो क्या न्यायाधीश मना करने के कारणों को दर्ज करता है? फॉर्मल रूल्स है नहीं तो क्या कारण है बता दे जज, तो अच्छी बात है कि क्यों छोड़ रहे हैं, ना बताए तो कोई बात नहीं। ठीक, तो इसलिए फॉर्मल रूल होना जरूरी है, लॉ होना जरूरी है। कुछ जजेस बताते हैं, कुछ जजेस नहीं बताते हैं। दो सुप्रीम कोर्ट जजेस जो अभी जिन्होंने मना किया है वो कलकत्ता और हाई कोर्ट से ही थे, वेस्ट बंगाल से, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे। इससे पहले भी पोस्ट पोल वायलेंस, अच्छा ये केस है किससे संबंधित, जो आपका नारदा केस हुआ था, नराडा से स्कैम हुआ था, और पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था ना अभी जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के बाद, तो उससे संबंधित था। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रैंक पसंद चुनाव किसे कहते हैं, यानी कि रैंक्ड चॉइस वोटिंग। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें क्या होता है, मान लीजिए ABCDE 5 लोग लड़ रहे हैं, ध्यान समझिएगा, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, और अगर आप इसको नाम दे दो रैंक, ठीक, रैंक चॉइस वोटिंग, तो आप इनको आपने मान लीजिए कई सारे लोग हैं, 100 लोग हैं, तो उसमें से कौन जीतेगा, जो 50+1 हो जाएगा वही तो जीतेगा ना। अब 100 लोग जो वोट कर रहे हैं उनके हर किसी के बैलेट में ये ABCD ऐसे लिखा होगा, वो उसके सामने क्या लिखेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है X, इसने जो रैंकिंग दी कि किस रैंक में वो चाहता है कि ये चुने जाए, मान लीजिए 2 3 1 4 5 दे दिया, दूसरे वाले ने दिया 1 2 3 4 5 दे दिया, ठीक, तीसरे वाले ने जो है 3 4 हो गया, 5 1 2 इस तरीके से दे दिया XYZ। तो इसमें क्या होगा कि देखा जाएगा, पहली सी वाले को जो है पहली रैंक मिली हुई है, ए वाले को इन्होंने जो है पहली वरीयता या फिर रैंक दे दी गई है, और डी वाले को इसमें दे रखी है। तो इस तरीके से 100 लोग का देखा जाएगा, अगर किसी एक ABCDE जो लड़ रहे हैं किसी एक को भी 50 के ऊपर मिल गया तो फिर वो तो जीत गया। अगर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं हुआ 49 पे रह गया, तो क्या होगा, वो लोग जो सबसे आखिरी में आए, मान लीजिए ई को सबसे पहली वरीयता पहले रैंक वाले सबसे कम वोट मिले थे, ठीक, सबसे कम, तो अब इनको जिन लोगों ने वोट दिया था पहली वरीयता, उन लोगों ने कोई किसी दूसरे को भी तो वो वरीयता दी होगी ना, तो उस दूसरी वरीयता को भी जोड़ा जाएगा। अगर उस केस में मान लीजिए यहाँ पे ए वाले के 49 हो रहे थे, और सेकंड जब ये काउंटिंग हुई है, रिवीजन हुआ है, तब ये मान लीजिए 50 के ऊपर हो गया तो ये जीत जाएगा। और अगर इन एनी केस अगर ऐसे ही फिर चलता रहेगा जब तक किसी के 50 से ऊपर नहीं वोट हो जाते, तब तक चलता रहेगा, और फिर जो है आखिरी में चुना जाएगा। तो ये होता है रैंक, आपको चॉइस वोट कह दो, जो अभी यूएस में हुआ न्यूयॉर्क सिटी में मेयर के इलेक्शन में, या फिर इसको सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बोल दो, जो कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, राज्यसभा के मेंबर को चुनने के लिए, वाइस प्रेसिडेंट को चुनने के लिए, जितने भी इनडायरेक्ट चुनाव होते हैं इन सबको चुनने के लिए जो है भारत के संविधान में जो है इसके बारे में डाला गया है। ठीक, तो वैसे ही यहाँ पर आपका जो है वो है न्यूयॉर्क में भी मेयर के इलेक्शन में हुआ है, तो एक नई प्रक्रिया बताई गई है। अच्छा, जो डायरेक्ट चुनाव होते हैं, जैसे कि हम लोग जाके MP MLA चुनते हैं ना, उसमें क्या होता है, कितने भी लोग हों,
ठीक, कितने भी लाखों वोट मिले हो, एक को 1 लाख वोट मिले, दूसरे प्रत्याशी को 1 लाख 1 वोट मिल गया, तो वो जो 1 वोट ज्यादा वाला है ना, वो जीत जाता है। इसको बोलते हैं क्या? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम बोला जाता है। ठीक, ये समझ में आ गई पूरी चीज। अब देखिए, यही सारी चीजें उन्होंने बताया कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। सारी चीजें वही है जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया। ठीक, देखो ऐसे ही होता है। फेवरेट कलर मान लीजिए ये लोग हैं टील ऑरेंज, इनको चुनना है, तो लोग जो है पहली चॉइस देखिए पर्पल को दे रहे हैं। किसी एक का ये बैलेट है, एक तरीके से वोट कर रहा है वो, कई सारे वोटिंग कर सकता है वो। ठीक, अपने जो है प्रेफरेंस दे सकता है, तो ये अच्छी बात। इसकी कई सारी अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयाँ भी हैं। ठीक है, और इसमें क्यों पीपल इसको लाइक करते हैं, तो इसमें यह है कि किसी का वोट खराब नहीं जाता है। मान लीजिए किसी ने वोट कर दिया, ऐसे व्यक्ति जो जीत नहीं पाया तो वोट खराब हो गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक, बार बार आप उसको करो तो हो सकता है कि आपका जो है कार्य आ जाए, आपके द्वारा जो दिया गया तीसरी वरीयता वाला भी, वो उसका भी तो इसमें यूज हो जाता है ना इस वाले केस में। तो ये जरूरी है, अच्छा है। और इसमें ये होता है कि आप अपने हार्ट को रैंक कर सकते हो जैसे भी चाहो। कैंडिडेट जो है, अगर आपने किसी एक को ऐसे दे दिया जो मान लीजिए पहले राउंड में नहीं आ पाया, तो दूसरे राउंड में आ जाएगा, तो आपका वोट खराब नहीं होता, ये वाली बात है। और बेनिफिट इसका ये है कि थोड़ा सा टफ हो जाएगा किसी एक व्यक्ति के लिए, जब तक उसके पास काफी अच्छा सपोर्ट ना हो, जीत नहीं सकता। ठीक, तो ये भी अच्छी चीज है। कई लोग, मैंने बताया ना, एक वोट भी ज्यादा किसी को मिल गया, मान लीजिए सिर्फ वोटिंग कहीं पे हुई, 3 लोग थे। ठीक, तो किसी के पास 1 वोट आए, किसी के पास 2 वोट आए, किसी के पास 1 वोट आया, तो 1 वोट से भी कोई जीत जाता है। तो ये ऐसे, इसमें तो ज्यादा लोग का सपोर्ट की जरूरत नहीं है। ठीक, और इसमें ये देखिए, ये है कि ट्रेडिशनल इलेक्शन में क्या होता है कि पॉसिबल है कि जो कुछ भी लोग को पॉलिटिकल व्यू हो, कुछ भी हो, तो अगर मान लीजिए कोई, जैसे होता है ना कि देखा गया है कि कोई गुंडा है, क्रिमिनल है, मसल पावर के दम पे ही जीत जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक, निगेटिव है कि काफ़ी कठिन है समझने के लिए। वोटर्स भी पढ़े लिखे होने चाहिए, एनालिसिस करनी पड़ती है, उनको रिसर्च करनी पड़ती है। साथ ही साथ प्रेडिक्टेबल भी कम है, कौन जीतेगा। ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट में भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है इसमें। ठीक, और अभी ये देखा गया है कि कंप्यूटर के थ्रू किया गया है, तो कंप्यूटर किस तरीके से उसको सॉफ्टवेयर ने ठीक तरीके से पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, कई सारी चीज़ें, मतलब इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आ सकते हैं। ठीक, ये वाली बात है। और कई बार ऐसे भी देखा गया है कि पहले राउंड के बाद तो मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है जीतने की कगार पे लग रहा था, लेकिन आगे जाते जाते जो है वो हार गया। तो ये भी चीज़ है। अब इसको पॉजिटिव निगेटिव कहें, ये आपके ऊपर है। मेन चीज़ है कि थोड़ा सा टफ तो है समझना। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि न्यू डॉपलर राडार महाराष्ट्र में लगाएगा मौसम विभाग ने कहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है बताइए? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है कि किस में मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? ठीक, आप लोग कमेंट करके बताना है। देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा कि 7 नए डॉपलर रडार लगाएंगे। अब देखिए, डॉपलर रडार क्या होता है कि ये आपका जैसे एंटीना है, ठीक, और ये फ्रीक्वेंसी ऐसे सेंड करेगा। अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसी होती हैं, एल, सी, एक्स, के बैंड, ये सारी चीज़ें होते हैं, एस भी होता है इसमें। ठीक, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, एक चीज़ आपको और बता दूं, फ्रीक्वेंसी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका वेवलेंथ पे। ठीक, मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। और एक चीज़ और है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी के, ऊर्जा के। ठीक, तो इसीलिए गामा रे जिसकी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। तो फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि वेवलेंथ बड़ी है तो फ्रीक्वेंसी कम, और वेवलेंथ छोटी है, ठीक, तो ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। ठीक, समझ में आ गई बात? अब डॉपलर रडार क्या, कैसे कार्य करता है समझ लेते हैं। देखिए, ये क्या है कि ये कई सारी अलग अलग फ्रीक्वेंसीज से जो है उसको जो है आपका वेव्स भेजेगा, ठीक, आसमान में। ठीक, अगर कोई इसमें मान लीजिए कोई हवाई जहाज इसमें जो है मिल गया, इसको इससे लड़ गया ये, ठीक है, क्या ड्राइंग बनाई है गजब। ठीक, तो ये देखिए इससे लड़ गया, तो ये क्या होगा, ये वापस पलट के जाएगी, ये जो है इससे पलट के वापस जाएगी। तो ये क्या क्या चीजें बता सकता है, क्या लोकेशन है, क्या वेलोसिटी है, ठीक, और कितने, मतलब कहाँ, किस तरफ जा रहा है। तो इस तरीके से ये इसको बोलते, जो फ्रीक्वेंसी आपने भेजी थी उसमें वो वापस आई, तो फ्रीक्वेंसी में कुछ शिफ्ट हो जाता है।
ठीक, उसी को डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं। उसके ही जरिए हम लोकेशन, वेलोसिटी, स्पीड ये सब कुछ निकाल लेते हैं और पता लगाते हैं हाँ फला फला चीज हमारी तरफ कितनी तेजी से कितने समय में आ सकती है, तो प्रिडिक्ट कर लें। अब क्या क्या चीजें इसमें काम आ सकता है, एक तो मौसम विभाग वाला आपने देख लिया, वेदर वाला। दूसरा ये है कि आपका इसमें जो एयर कोई मान लीजिए मिसाइल आ रही है या फिर कोई एरोप्लेन जो है लड़ाकू विमान दूसरे दुश्मन का आ रहा है, ये सब भी आप इसके जरिए पता लगा सकते हैं। राडार होता है ये, राडार। राडार में क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसीज को हम लोग भेजते हैं। ये सारे जो LSCX K बैंड ये जो है ना, ये सब रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंतर्गत आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैंने आप लोग कई बार बोला, प्लीज पढ़ लीजिए। विद्युत चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आता है उसमें, उसके अंदर भी ये विभाजन अभी दिखाऊंगा मैं। LCX ये अलग अलग जो बैंड है इसके जरिए हम ये देखते हैं कि मतलब राडार को यूज करते हैं और मौसम के प्रिडिक्शन देनी है। एयर मिसाइल क्या आ रहा है, एयर लड़ाकू विमान दूसरे का, हमारा अपना क्या लोकेशन है, कहाँ पे है, कितनी तेजी से जा रही है, कितनी तेजी से आ सकता है, कितना समय लगेगा, ये सब कुछ बताता है डॉपलर राडार फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट होने के बाद। ठीक, समझ में आ गई बात। ये सारी चीजें थी इसमें। अभी देखिए इसमें क्या है कि आपका ये S बैंड, C बैंड, X बैंड, इन सब में जो है फ्रिक्वेंसीज को ये भेजेगा और फिर देखेगा क्लाउड बैंड किस तरीके से बादल बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं, साइक्लोन, चक्रवात और इन हैवी रेनफॉल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अतिवृष्टि होने वाली है, तो उसको भी बताएगा। अतिवृष्टि समझ रहे हो ना, समझ रहे हो, तो ये वाली बात है आपका ज़्यादा बारिश होना। ठीक, 10 मिनट, हर 10 मिनट में ये अपना जो है अपडेट देता है, तो वेदर इवेंट्स को जो है आप अच्छे से बता सकते हो। ये रडार हमारे यहाँ कई सारे हैं, ईस्ट कोस्ट पे भी है, भारत के ईस्ट कोस्ट पे भी है, वेस्टर्न कोस्ट पे भी है, अदर रडार भी है। ये सारे एरियाज में आप लोग चाहो तो इसको मैप पे उतार भी सकते हो। रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। डिटेक्ट कर लो और उसके बाद रेंज बताओ भैया कि इसकी कहाँ है, कितने डिस्टेंस पे है, किस एंगल पे है, किस वेलोसिटी पे है, आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या क्या डिटेक्ट कर सकता है। एयरक्राफ्ट शिफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, गाइडेड मिसाइल, ठीक, मोटर व्हीकल, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, सुना होगा, इजराइल में आयरन डोम करके वो एयर डिफेंस सिस्टम है। वो कर क्या रहा है, जो आती है मिसाइल उसकी तरफ गाजा पट्टी या कहीं से, तो उसको जो है राडार में डिटेक्ट करके और इसी के जो है इसको कितने, मान लीजिए यहाँ पे है, इसी कुछ एक स्पीड है, तो यहाँ पे ऐसे फेंकेगा यहाँ पर, तो ये दोनों, ये जब तक यहाँ मिलेंगे तो यहाँ पे यहीं पे जो है आपका एयर में ही जो है इस पे इसको मार गिराएगा। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, एंटीना रिसीव करता है, भेजता है रेडियो वेव और फिर उससे जो है निकालता है कितना फ्रिक्वेंसी शिफ्ट हुआ और वेलोसिटी, वो सारी चीज़ें निकाल लेगा। यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। ठीक, वेरिएशन जो होता है वो बताता है, और काफ़ी एक्यूरेट मेजरमेंट होता है, ऐसा नहीं कि इसमें कोई कम एक्यूरेसी हो। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। चेंज ऑब्जर्वर, ऑब्जर्व, ये देखिए इस तरीके से राडार है, ये भेजता है, पानी बरस रहा है, रिटर्न इको आया, ठीक, बता देगा कि हाँ भैया बारिश हो रही है, कहाँ पे हो रही है, कितना है। ठीक, और इसमें अलग अलग कैटेगरी के वेवलेंथ होते हैं, LSCX K। ठीक, एल बैंड की सबसे कम, ज़्यादा वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम है इसमें। ठीक, इसको अगर हम लोग यहाँ पे चार्ट में देखें, अच्छा देखिए इसके कुछ कुछ यूज समझ लेते हैं। ठीक, एल बैंड से अगर आप इसको ऐसे समझो, ऐसे आप बढ़ रहे हो तो वेवलेंथ कम हो रही है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ठीक, इतना ध्यान रहा। फिर उसके बाद एल बैंड जो है आपका, जो एयर टर्बुलेंस स्टडीज होती हैं, साइक्लोन और ये सब, उसके काम आता है। एस बैंड जो है आपका आता है कि किस तरीके से पास का, दूर का वेदर ऑब्जर्वेशन करना है, तो उसको समझने के लिए आता है। सी बैंड जो है टीवी स्टेशन, रडार और उसके लिए यूज किया जाता है। एक्स बैंड जो है आपका, ये आपका डिटेक्ट करता है स्मॉलर पार्टिकल, इसलिए जो परसिपिटेशन है, क्लाउड का फॉर्मेशन, बादल कैसे क्या बन रहा है, इनको देखता है। और के बैंड जो है आपका स्पेस में पुलिस, रडार और इन सब के लिए काम में आता है। देखिए ये है आपका, वैसे तो LSCX K कू के का ऐसे याद कर सकते हो, LSCX कू के का। ठीक है, ज़्यादा और कुछ मत कुकू मत करिएगा। देखिए यहाँ पे लो, इसमें क्या थ्रोपुट यहाँ इधर से इधर बढ़ रहा है। ठीक, गीगाहर्ट्ज़ देखिए, फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, बढ़ रही है स्पेक्ट्रम, एंटीना साइज भी बढ़ रहा है, एंटीना साइज भी बढ़ रहा है, थ्रोपुट भी बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। एल की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है लेकिन फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ठीक, साथ ही साथ देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आंसर राइटिंग का,
ठीक, क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए 40 पे। देखिए धीरे धीरे होता ना, बूंद बूंद करके बड़ा घड़ा पड़ता है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है ये चीज़ तो प्लीज़ एक बार जरूर रिकॉग्नाइज करिएगा, यहाँ एक्नॉलेज कर दिएगा, यहाँ कमेंट करके जो बताइएगा कि ये वाली चीज़ आगे इसको जो है रखनी है कि नहीं रखनी है। ठीक, आपका डेली यूपीएससी मेंस जीएस आंसर राइटिंग फ्री प्रैक्टिस है ये। आप लोग ओनली यूपीएससी पे जाकर, ओनली यूपीएससी टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ सर्च करिए ओनली यूपीएससी और चैनल को ज्वाइन करके आप लोग डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। और वहाँ पे आप लोग अपने आंसर्स पोस्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के आंसर्स पढ़ भी सकते हैं और इवेल्युएट करके सीख भी सकते हैं इंट्रोस्पेक्ट करके। ठीक, आज का जो क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। एक्चुअली वो रिक्यूजल वाला जो जजेस वाला का आया ना आज, वो एक तरीके से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से भी है संबंधित, कि नोबडी विल जज द ओन केस। ठीक है, अपना जजमेंट खुद नहीं देंगे अपने केस पे, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। और यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस में और भी कई सारे सिद्धांत होते हैं। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है, उदाहरण सहित समझाइए, तो उनको भी आप बताइए। ठीक, एक मतलब यहाँ पे ये है कि आपको दूसरे को सुनने का भी अधिकार, जो भी जिसको आप दे रहे हो, जो भी एक्यूज्ड है, जो भी अभियुक्त है, उसको सुनने, उसको मौका देना चाहिए कि अपना पक्ष रख सके। तो इस तरीके के कई सारे सिद्धांत हैं प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। जरूर लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा जरूर। और ये अगला हमारा जो सेक्शन आ गया, ये है बहुत ही जरूरी, ये है कॉमन एक आईएसपी से। इसमें हम लोग किस तरीके से प्रीलिम्स क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए वो देखते हैं। देखिए इंस्टीट्यूट, र्यूटर इंस्टीट्यूट जो है आपकी डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021, ठीक, र्यूटर इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट 2021, इसने जो है इससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है। अभी भारत के रैंक आई 46 कंट्रीज में से 21, तो ये सही है क्या। देखिए ये सही नहीं है, क्योंकि 21 नहीं 31 आई है। तो पहला वाला अगर गलत हो गया तो एलिमिनेशन मेथड से आप निकाल सकते हो, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, सी आंसर हो जाएगा। लेकिन हम पढ़ लेते हैं, फिनलैंड ने टॉप किया है, यूएसए ने सबसे लास्ट में आया है। मतलब आपका जो आपका यूटर ने बताया कि डिजिटल न्यूज जैसे आती है ना आजकल, वो यूएस में तो किसी को है ही नहीं भरोसा उसके ऊपर। ये 10वां संस्करण था। और ऑनलाइन सर्वे जो मीडिया मार्केट है ना, उसको जो है ये लोग करके बताते हैं। भारत की रैंकिंग 31 रही है 46 कंट्रीज में से। और इंडियंस जो है, जो सिर्फ 38% जो इंडियंस हैं वो ट्रस्ट करते हैं जो न्यूज़ दी जाती है डिजिटली। यूनाइटेड स्टेट्स तो भैया जी आखिरी में आए हैं, वहाँ पर तो कोई ट्रस्ट करता ही नहीं। भारत में भी जो है, जो न्यूज़ अब डिजिटल फॉर्मेट में आ रही है आजकल, आप लोगों ने कई सारे एप्लीकेशन देखे होंगे, तो उसमें 73% लोग तो इंडिया जो है स्मार्टफोन से एक्सेस करता है न्यूज़ को। ठीक, और 38% सिर्फ मानता है कि हाँ सही है, बाकी सब मानते हैं कि ऐसे ही है। न्यूज़ मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है। ठीक, तो न्यूज़ मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुके हैं हम लोग फेक न्यूज़ बनाने में। उसको हमें खुद ही करना चाहिए, हमें खुद ही एनालिसिस, हर चीज़ को जो है उसको वेरीफाई करना जरूरी है। ठीक, ताकि हम लोग र्यूमर करना हिस्सा बने, र्यूमर को आगे फैलाएं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि इंटरनेशनल ओलंपिक डे से संबंधित है। अभी थीम इस बार जो रखी गई है कि स्वस्थ रहें, स्वस्थ रहें और स्ट्रांग रहें और एक्टिव रहें ओलंपिक डे वर्कआउट में। ठीक, जून 23 को जो ऐसा बोला गया है। ओलंपिक डे सेलिब्रेट किया जाता है कि जिस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी उसकी जो सालगिरह होती है, उसको जो है सेलिब्रेट करने के लिए ओलंपिक डे बनाया जाता है। एकदम सही भाई साहब बात है। ओलंपिक डे 23 जून को बनाया जाता है, क्या ऐसा है क्या। बिल्कुल सही है, सारे ही स्टेटमेंट इसमें सही हैं। और जो फर्स्ट ओलंपिक डे है वो आपका 23 जून 1948 को बनाया गया था, जब आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी बनी थी। और टोक्यो ओलंपिक्स अभी होने वाले हैं 23 जुलाई, एक महीना बचा है यार, क्या बिल्कुल बेहतरीन। इसमें देखिए 23 जुलाई से 8 अगस्त तक 2021 तक चलेगा। और पहला गेम जो हुआ था ओलंपिक्स का वो 1896 में हुआ था, एथेंस ग्रीस में। ठीक, एथेंस ग्रीस में। अच्छा बताइए, 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का मतलब अध्यक्ष कौन था, प्रेसिडेंट कौन था, कहाँ पे हुआ था, क्या उसमें निर्णय लिए गए थे, इसको ऐसे करके बताइएगा। इसी के साथ में हम लोग का ये सेशन खत्म होता है। अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िए और शेयर और सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि हम लोग का जो मिशन है लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को संरक्षण कराने का, वो जो है पूरा हो सके। देखिए यूपीएससी और ईपीएफओ, ठीक, आप लोग इसका जो है कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर है ये 8564880530969066066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे मातरम।